सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, प्लानर आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा और आज हमारी बिजनेस स्टडीज की क्लास है जिसमें हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको ऑलमोस्ट हम कवर अप कर चुके हैं। आज है इस चैप्टर की लास्ट क्लास, जी हाँ, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये जितने भी टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन और केस स्टडी दोनों में से किसी भी तरीके से एग्जाम में आपसे ये पूछी जा सकती है। और बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सारी टेक्निक एक साथ ही पढ़ाने वाली हूं और बहुत ही डिटेल में मैं इसको पढ़ाने वाली हूं, ताकि आपको बहुत आसानी से सारी टेक्निक समझ में आ जाए। जो बुक की थोड़ी सी लैंग्वेज है वो टिपिकल है, तो मैंने कोशिश करी है कि आपको उसको अपनी लैंग्वेज में बहुत ही इजीएस्ट फॉर्म में मैं आपको इसको समझा पाऊं। तो मैं आपको बहुत ही इजी फॉर्म में इसको आज समझाने वाली हूं। पेशेंटली प्लीज आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, सारी की सारी टेक्निक्स को अच्छे से आपने समझना है, ठीक है। मैं चाहती तो इस वीडियो को 2 पार्ट से भी डिवाइड कर सकती थी टेक्निक्स को, बट मुझे लग रहा था कि यार टेक्निक्स जब बच्चा पढ़ने बैठे तो उसको सारी टेक्निक्स एक साथ ही मिल जाए। आप चाहें तो आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियो को देख सकते हैं, पर टेक्निक्स आपने सारी ही पढ़नी है, ठीक है। टेलर ने हमें टोटल 7 टेक्निक्स दी हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें से पहली है फंक्शनल फॉर्मैनशिप, सेकेंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इन दोनों ही टेक्निक को करने में हमें थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद वर्क स्टडी, हमारे पास वर्क स्टडी के अंदर 4 तरीके की स्टडी हम लोग करेंगे, तो जैसे कि मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फैटिग स्टडी। उसके बाद हमारे पास लास्ट आपकी टेक्निक आएगी डिफरेंशियल पीस विद सिस्टम। तो ये 7 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, जो हमें टेलर ने दी है। तो चलिए वन बाय वन इन टेक्निक्स को समझते हैं कि आखिरकार टेलर अपनी इन टेक्निक्स के थ्रू हमें क्या बताना चाहते थे। सो हमारी फर्स्ट टेक्निक का नाम है फंक्शनल फॉर्मैनशिप। अब फंक्शनल फॉर्मैनशिप का मतलब क्या होता है बच्चे? आप सभी लोग जानते हैं कि फॉर्मैन कौन होते हैं। जो लोग ऑपरेशनल लेवल पर काम करते हैं, जो लोअर लेवल पर काम करते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर फॉरमैन कहते हैं। आप उन्हें फॉरमैन, इंस्पेक्टर या फिर सुपरवाइजर के नाम से जानते हैं। सो टेलर का ऐसा मानना था कि यहाँ पर पहले काम को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि एक बिजनेस के अंदर हमें कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, और उन्हीं फंक्शन के बेसिस पर हम लोग यहाँ पे अपने फॉर्मेंस को डिप्यूट करेंगे, यानी कि अलग अलग फंक्शन अलग अलग फॉर्मेन से हम लोग यहाँ पर कराएंगे, जिससे कि हमें स्पेशलाइजेशन मिले। क्या आपको ये टेक्निक कहीं ना कहीं फ्योल के फर्स्ट प्रिंसिपल से मिलती जुलती नहीं मिल रही? डिवीजन ऑफ वर्क, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वही सब बातें तो की जा रही हैं जो फ्योल ने भी करी थी, कि यहाँ पर काम को बांटा जाना चाहिए अमंग द स्मॉल मैनेजेबल टास्क, और उसके बाद हर एक स्पेशलिस्ट उस टास्क को परफॉर्म कर रहा हो। सेम बिल्कुल यही पर्सपेक्टिव टेलर का भी था कि काम को बांटा जाए और उसके बाद हर एक स्पेशलिस्ट उस फंक्शन को परफॉर्म करे। सो इट इज एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो यही बात उन्होंने यहाँ पर बोली कि ये एक एक्सटेंशन है कौन से प्रिंसिपल का? हमने जो फ्योल का प्रिंसिपल पढ़ा डिवीजन ऑफ वर्क, ये उसी का एक एक्सटेंशन है, और यहाँ पर भी उसी की तरह आपको क्या मिलती है? स्पेशलाइजेशन। क्यों? क्योंकि हर पर सेम काम परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हर एक फंक्शन एक स्पेशलिस्ट के थ्रू ही यहाँ पर परफॉर्म कराया जाता है। एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जो फ्योल थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वर्क करते थे, यानी कि फ्योल ने जितने भी प्रिंसिपल्स इवॉल्व किए वो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है, या आप कहोगे कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर फोकस करते थे। बट टेलर खुद भी ऑपरेशनल लेवल पर काम कर चुके थे, इसीलिए उन्होंने जो अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स बनाई वो शॉप फ्लोर लेवल के लिए बनाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टेक्निक है ये भी हमारा जो फैक्ट्री का शॉप फ्लोर लेवल है उसी को फोकस करता था, वहीं पे स्पेशलाइजेशन की बात करता था। सो टेलर ने यहाँ पर बोला कि ऐसा करो, आप ऑर्गेनाइजेशन में काम को 2 हिस्से में बांटो। हम प्लानिंग करते हैं सबसे पहले, और फिर उस प्लानिंग के ऊपर हम एग्जीक्यूशन करते हैं। तो टेलर ने यहाँ पर अपने काम को 2 हिस्सों में बांटा। एक तरफ उन्होंने प्लानिंग का काम रखा और दूसरी तरफ उन्होंने एग्जीक्यूशन का काम रखा। तो बिल्कुल इस डायग्राम में आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी कि यहाँ पर हमारा फैक्ट्री मैनेजर है, उस फैक्ट्री मैनेजर के अंडर इधर
हमारे पास कुछ प्लानिंग इंचार्जेस हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग का है, यानी कि ये सिर्फ क्या करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करेंगे, ये सिर्फ यहाँ पर सोच विचार करेंगे कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। और वहीं पे जो हमारा प्रोडक्शन इंचार्जेस होंगे वो करेंगे एग्जीक्यूशन, यानी कि जो यहाँ पे प्लान किया गया होगा उसके ऊपर वर्क इस तरफ जाकर किया जाएगा। सो प्लानिंग इंचार्जेस की अगर मैं बात करूं तो टेलर ने अपने यहाँ पर 8 स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया, यानी कि 8 फॉरमैन को यहाँ पर अपॉइंट किया गया, 8 फॉरमैन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया जो अपने अपने फंक्शन में स्पेशलिस्ट थे। तो उन 8 में से 4 थे हमारे पास प्लानिंग इंचार्ज और 4 थे हमारे पास प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्लानिंग इंचार्ज में हमारे पास जो 4 लोग थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, नंबर 2 पे था रूट क्लर्क, नंबर 3 पे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और नंबर 4 पे था डिसिप्लिनेरियन। अब ये काम करते क्या थे भाई? देखो, हमें प्लानिंग करनी है, हमें यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी चीजों की प्लानिंग करनी है। देखो बच्चे, अगर आप किसी ट्रिप पर भी जाते हो तो उसके पहले भी आप लोग बहुत सारी प्लानिंग करते हो, जैसे कि कहां कहां पर आपको विजिट करना है, होटल्स आपको बुक करने के बारे में भी सोचना होता है, आप किस तरीके से कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, कितना आपका कैश बजट है आप इसके बारे में भी प्लान करते हैं, कितने ड्यूरेशन का आपका ये ट्रिप रहेगा आप उस चीज के बारे में भी ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर भी प्लानिंग के अंदर इन्होंने 4 प्लानिंग सेक्शंस डिवाइड किए। तो पहला जो हमारा प्लानिंग इंचार्ज था जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, उसका काम टू ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर्स, यानी कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आओगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होगी। तो हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा, आपको वो सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपको देगा जो एक काम को करने के लिए आपको चाहिए होगी। ठीक है, सो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का सीधा सा काम है क्या, इंस्ट्रक्शंस को ड्राफ्ट करना। उसके बाद हमारा आता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम होता है टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन। अब रूट से हमारा मतलब क्या है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन से क्या मतलब है मैडम? बच्चे डिपार्टमेंट, कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप कहां पर रहकर काम करोगे, आपका डायरेक्शन ऑफ वर्क क्या रहेगा, बेसिकली वो स्पेसिफाई करता है आपको रूट क्लर्क। अब प्रोडक्शन के अंदर भी अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, तो आप कौन से सेगमेंट में जाकर काम करेंगे ये आपको स्पेसिफाई करेगा आपका रूट क्लर्क। क्या कभी आपने बिस्किट बनते हुए देखा है कि किस तरीके से उनके बेकिंग से लेकर पैकेजिंग से लेकर हर एक चीज वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलती है? तो हर एक पॉइंट पे कुछ वर्कर्स वहां पर खड़े होते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्शन का एक रूट स्पेसिफाई करता है हमारा रूट क्लर्क। ठीक है, देन उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या कहता है भाई? देखो, अब चीज की एक समय सीमा नहीं होगी तो भाई आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां पहुंच रहे हैं। तो किसी भी काम को करने का एक एवरेज टाइम होता है, सेम टाइम एक यूनिट प्रोड्यूस करने की भी एक एवरेज कॉस्ट होती है। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम ये था कि आप किसी एक काम को करने के लिए कितना एवरेज टाइम लोगे, प्लस एक यूनिट को बनाने के लिए हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी, गाइड करने का काम था टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। यानी कि टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बनाता था हमारे लिए कॉस्ट शीट, और उस कॉस्ट शीट के अंदर ये बताया जाता था कि एक जॉब को परफॉर्म करने का एवरेज टाइम टेकन कितना होना चाहिए, एट द सेम टाइम प्रोडक्शन के लिए हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी वो भी हमें बताता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। उसके बाद जो डिसिप्लिनेरियन है उसका काम होता है भाई देखो, जब 4 बर्तन होंगे तो खड़केंगे तो हैं, ये बात तो हमें पता ही है। तो इसीलिए डिसिप्लिन को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक मॉनिटर रखा हुआ था जो सभी के बीच में डिसिप्लिन को मेंटेन करने का काम करता था। ठीक है, सो ये थे हमारे चार्ज प्लानिंग इंचार्ज। कौन कौन से? पहला इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जिसका काम था इंस्ट्रक्शंस को ड्राफ्ट करना। दूसरा हमारा रूट क्लर्क जिसका काम था टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा था टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जिसका काम था टू प्रिपेयर द टाइम एंड कॉस्ट शीट। और डिसिप्लिनेरियन का काम होता है टू मेंटेन द डिसिप्लिन। ठीक है, उसके बाद आए हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज, इन्होंने सारी प्लानिंग कर दी। अब यहाँ पे प्रोडक्शन इंचार्जेस को काम करना था, एग्जीक्यूशन करना था। तो इसमें हमारे पास जो 4 इंचार्जेस हैं उनका नाम है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर।
अब स्पीड बॉस का क्या काम है, एज द नेम सजेस्ट, कि ये देखते थे कि इन्होंने हमें एक एवरेज टाइम बता दिया है काम को करने का, तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम टाइमली और एक्यूरेटली कंप्लीट हो जाए। देखो, समय पर भी कंप्लीट हो और जैसा चाहिए बिल्कुल वैसा ही कंप्लीट होना चाहिए। आपको होता है ना कि कई बार जब कॉपी चेकिंग होता है, सबमिशन डे होता है, तो आप क्या करते हो, काम तो पूरा कर लेकर आते हो, स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी अच्छी राइटिंग होती है, फिर आगे आते 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 वो इंग्लिश राइटिंग आपकी उर्दू में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि आपने काम तो पूरा कर लिया, बट बच्चों से मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने एक्यूरेटली किया। टाइमली और एक्यूरेटली दोनों चीजें हमें चाहिए होती है, तो स्पीड बॉस का काम यही होता है, ये चेक करने का कि जो भी जॉब हमें असाइन की गई है उसे हमने टाइमली और एक्यूरेटली कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है हमारा गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या होता है कि हमारी भैया गैंग आने वाली है, गैंग से मतलब यहाँ पे क्या है, हमारी जो लेबर है, जो हमारे वर्कर्स हैं वो आने वाले हैं, और जैसे ही वो आए अपने काम को करना शुरू कर दें, तो उसके लिए गैंग बॉस क्या करता है, कीपिंग द मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर द ऑपरेशन, यानी कि वो आए और अपना अपना काम करना शुरू कर दें, इसलिए वो उनके लिए सारे टूल्स पहले से ही अरेंज करके रखेगा, मशीन्स को बिल्कुल अपनी वर्किंग कंडीशन में रखेगा कि वो आए और अपना काम करना शुरू कर दें। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रिपेयर बॉस। अब रिपेयर बॉस का क्या काम है, भाई मशीनों पे काम हो रहा है, टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इक्विपमेंट्स है, तो टूट फूट कुछ खराबी तो हो सकती है ना, तो रिपेयर बॉस का काम होता है फॉर इंश्योरिंग द प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन्स एंड टूल्स, कि जितने भी हम लोग टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जितनी मशीनें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हमेशा रहे। उसके बाद काम तो सभी लोग कर रहे हैं, बट इनको देख कौन रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो फिर आता है हमारा इंस्पेक्टर। देखो, 4 में से एक बंदा ऐसा है जो उन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए है, यहाँ पे डिसिप्लिनेरियन है तो वहां पे आ जाता है हमारा इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर का काम होता है फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क। तो ये हमारे थे 4 प्रोडक्शन इंचार्ज, जिसमें स्पीड बॉस का काम था क्या, टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ जॉब। उसके बाद गैंग बॉस का काम है कीपिंग द मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर द ऑपरेशन। रिपेयर बॉस का काम होता है ensuring द प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन्स एंड टूल्स, एंड इंस्पेक्टर्स चेक्स द क्वालिटी ऑफ द वर्क। 8 के 8 हमारे फॉरमैन हैं जो स्पेशलिस्ट है, ये सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, और इन 8 स्पेशलिस्ट के अंडर हमारे काम करते हैं वर्कमैन। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो वर्कमैन है ये इन 8 स्पेशलिस्ट से जो इंस्ट्रक्शंस है वो रिसीव करता है, यानी कि इन 8 स्पेशलिस्ट के लिए अकाउंटेबल है ये हमारे वर्कर्स। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क को तो फॉलो करता है, बट कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल हमारे फ्योल के एक प्रिंसिपल को वायलेट भी करता है? कौन सा होगा वो प्रिंसिपल? जी, यूनिटी ऑफ कमांड। जहां पर ये अकाउंटेबल है 8 स्पेशलिस्ट को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बट हाँ डिवीजन ऑफ वर्क तो है। तो इस तरीके से टेलर ने डिजाइन करी अपनी फंक्शनल फॉर्मैनशिप की टेक्निक, जिसके अंदर उन्होंने 8 स्पेशलिस्ट के अंदर काम को बांटा, जहां पर 4 थे हमारे प्लानिंग इंचार्ज और 4 थे हमारे पास प्रोडक्शन इंचार्ज, और सबको अपना अपना काम उन्होंने सौंप दिया। सो आई होप आपको ये फर्स्ट टेक्निक बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकेंड टेक्निक है उसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। जहां पर एक तरफ स्टैंडर्ड की बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ सिंप्लिसिटी की बात हो रही है। सो बच्चे, यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन से हमारा मतलब था सेटिंग द बेंचमार्क्स, यानी कि हमें यहाँ पर कुछ अपना एक टारगेट सेट करना है और उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, सो स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस में टेलर का ये मानना था, क्योंकि टेलर ना कहीं साइंटिफिक तरीके से चीजों को सोचते थे, तो वो कहते थे कि यार अगर आप गोल सेट नहीं करोगे, अगर आप स्टैंडर्ड सेट नहीं करोगे, कैसे रास्ते की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हो जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। तो वहीं पे लेकिन अगर आपने एक स्टैंडर्ड सेट करा होगा तो आप एक टाइम पे आके एक जगह पर रुकोगे और चेक करोगे कि आप कहां तक पहुंचे हो, और जब आप एक जगह पर आके रुकोगे और अपने आप को चेक करोगे तभी आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा, और जब आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा तभी आप उसको सुधार पाओगे। तो इसी पर्सपेक्टिव के साथ उन्होंने अपनी टेक्निक बनाई स्टैंडर्डाइजेशन। तो क्या कहा उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर, that standardization refers to the process of setting standards for every business activity। उन्होंने कहा जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करते हैं, आप हर उस एक एक्टिविटी का स्टैंडर्ड सेट करो।
कैसे? फॉर एग्जाम्पल मशीन का स्टैंडर्ड सेट किया कि हमारे यहाँ पर 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है और एक मशीन 1 घंटे में 20 यूनिट बना देती है। तो अगर वो मशीन 8 घंटों में से 7 घंटे लगातार चलती है तो वो कितने यूनिट्स एक दिन में प्रोड्यूस कर देगी? तो आपके पास इसका सीधा सा आंसर होगा कि मैम 140 यूनिट्स प्रोड्यूस की जाएंगी, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अगर 20 यूनिट प्रोड्यूस की जा रही हैं तो 7 घंटे के अंदर 140 यूनिट यानी कि 20 into 7 140 यूनिट्स हमारी बनकर रेडी हो जाएंगी। तो यहां पर आपके पास आया एक स्टैंडर्ड कि आपने उस मशीन के वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। इसी तरीके से आप अपने यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉइज का भी स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो कि अगर आप अपने एक एम्प्लॉय से 8 घंटे काम कराते हैं तो उस 8 घंटे में से अगर वो 1 घंटे में सपोज करो कि कोई एक यूनिट प्रोड्यूस की जा रही है, 1 घंटे में अगर वो 2 यूनिट बना देता है तो अगर उसके वर्किंग आवर्स 7 है तो वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा? तो यहां पर भी आप करेंगे 2 into 7 यानी कि 14 यूनिट्स। तो हम बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए पता लगाना कि हम कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो इसीलिए टेलर ने ये कहा कि आप हर एक बिजनेस एक्टिविटी का स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो मैन हो, टाइम हो, प्रोसेस हो, हर एक चीज का आप स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने अपने स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक के कुछ ऑब्जेक्टिव रखे। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव था टू रिड्यूस द गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि वो ये चाहते थे कि अपने प्रोडक्ट को या एक प्रोडक्ट लाइन को उसके साइज के बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उसको रिड्यूस कर सके। कैसे मैम? अब जैसे कि डेयरी मिल्क की चॉकलेट तो हम सभी खाते हैं। अब डेयरी मिल्क की जो चॉकलेट है वो अलग अलग वेराइटीज में आती है, जैसे कि डेयरी मिल्क सिल्क है, डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट है, तो डेयरी मिल्क क्रैकल है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इनके साइजेस में भी फर्क है, कोई 50 ग्राम की है, कोई 100 ग्राम की है, तो कोई 150 ग्राम की है। तो यहाँ पर आप इसके साइज के बेसिस पर भी इसकी प्राइस को अलग अलग डिसाइड कर पा रहे हैं, प्लस इसकी वैरायटी के अकॉर्डिंग भी आप इसको अलग अलग प्राइस दे पा रहे हो। तो आपने क्या किया, इस पूरे प्रोडक्ट को आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उसके साइज के बेसिस पे आपने उसको रिड्यूस कर दिया कि आप अलग अलग सेगमेंट में उसको डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, टू एस्टैब्लिश द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट। अब मैडम ये क्या होता है? चलिए इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो बच्चे, मेरे हाथ में ये कुछ मार्कर्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हो बहुत ध्यान से इन मार्कर्स को। ये सारे मार्कर्स सेम ही कंपनी के हैं और बिल्कुल अभी न्यू हैं, अभी मैंने इनमें से किसी को भी खोला नहीं है और बिल्कुल दिखने में बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं किसी दुकानदार के पास गई और मैंने उनसे कहा कि जी मुझे डॉम्स का एक ब्लैक कलर का मार्कर दीजिए, तो उन्होंने एक बॉक्स में से ये सभी मार्कर्स को मेरे सामने रखा और कहा कि मैम आप अपने हिसाब से एक मार्कर चूज कर लीजिए। तो चाहे मैं ये वाला मार्कर पिक करूं, चाहे मैं ये वाला मार्कर पिक करूं, चाहे मैं ये वाला मार्कर पिक करूं, क्या इन सब में कोई फर्क है? क्या इनको देखने भर से आपको पता चल रहा है कि इनके अंदर कोई किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस है? क्या आप इनके अंदर कोई भी डिफरेंस निकाल पा रहे हो जिससे आप इनको डिफरेंशिएट कर सको? नहीं। द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, यानी कि ये इस तरीके से बनाए गए हैं, ये स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस को क्लियर करके मार्केट में आए हैं कि चाहे मैं इनमें से किसी भी मार्कर को पिक करूं, मैं इनमें किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि इनके अंदर है इंटरचेंजेबिलिटी कि ये एक दूसरे के बदले में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो हैं वो सेम स्टैंडर्ड के हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये बात अब समझ आ चुकी होगी कि एस्टैब्लिश द इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है। उसके बाद टू एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड द क्वालिटी इन मटेरियल, यानी कि यहाँ पर आप स्टैंडर्ड सेट करोगे एक्सीलेंस का, यानी कि परफेक्ट। जैसे कि आप कहते हो कि आप हमेशा 80 मार्क्स में से हमेशा आप 70 to 75 स्कोर करते हो, सो दिस इज योर स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस कि आप 70 से नीचे नहीं आते हो, आपकी परफॉर्मेंस जब भी जाती है वो 70 से 75 जाती है, ठीक है। तो इन्होंने भी यहाँ पर यही करा कि यहाँ ना हम एक्सीलेंस का स्टैंडर्ड सेट करेंगे और क्वालिटी भी सेट करेंगे इन मटेरियल। ये मटेरियल की बात हुई कि हमने अपने मटेरियल के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया। इसी तरीके का स्टैंडर्ड आप अपने मैन और मशीन्स के लिए भी एस्टैब्लिश कर सकते हो कि एक पर्सन इतने यूनिट बनाता ही बनाता है या एक मशीन इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करती ही करती है। तो इस तरीके से हमें अपने यहाँ पर मैन, मशीन, मटेरियल इन सभी का स्टैंडर्ड सेट करना था। तो यही ऑब्जेक्टिव था हमारा स्टैंडर्डाइजेशन का।
तो ये 4 ऑब्जेक्टिव थे हमारे स्टैंडर्डाइजेशन के। पहला कि हमें अपने गिवन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन को रिड्यूस करना था उनके कैरेक्टरिस्टिक, साइज और टाइप के बेसिस पर। हम यहाँ पे इंटरचेंजेबिलिटी एस्टैब्लिश करना चाहते थे। हम स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, चाहे वो मटेरियल है, मैन है या मशीन है। ठीक है, सो आई होप आपको स्टैंडर्डाइजेशन तो समझ आ चुका होगा। अब बच्चे सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि सपोज करो आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वो होता है ना राजस्थानी थाली जहां पर मिलती है, जहां पर बहुत सारे मतलब आपको कम से कम 7-8 सब्जियां हैं वहां पर, और भी बहुत सारी वेराइटीज उन्होंने एक थाली में लाकर आपको रख दी है। अब आपको खाना है उसको, तो पता है क्या होता है, जब हमारे सामने इतनी सारी चीजें होती है ना, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता यार कि कौन सा पहले खाएं। ठीक है, अब चलो खा भी लिया, तो पता है क्या होता है, इतनी सारी वेराइटीज में ना हम ना एंजॉय नहीं कर पाते उस टेस्ट को। मतलब हमें समझ ही नहीं आता कि यार एक्चुअल में टेस्ट था क्या, टेस्टी क्या था, है ना, ये कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि यार इतनी सारी चीजें ना रखनी कोई जरूरी नहीं है, सिंपल यार एक अपनी दाल रोटी अपनी अपनी मंगाओ और अपना मजे से उसको एंजॉय करके खाओ। एक और एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे कि क्या होता है ना, ये जनरली लड़कियों के साथ ज्यादा होता है कि हमें जब कहीं भी जाना होता है ना, तो हमारे पास कपड़े नहीं होते। क्यों? क्योंकि जैसे हम अपना कबर्ड खोलते हैं ना, तो वहां से बहुत सारे कपड़े आके हमारे ऊपर गिर जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार क्या पहने। इतने सारे होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि क्या पहने। वहीं पे बॉयज का क्या है, अपना मस्त उनके पास लिमिटेड वेराइटीज होती हैं और उनमें से वो बहुत इजीली पिक करते हैं और अपना पहन के अपना घूमने निकल जाते हैं। तो इस मामले में मुझे बॉयज बड़े मस्त लगते हैं कि यार ठीक है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, लिमिटेड रेंज है, अपना निकाला और पहन के चल दिए। और वहीं पे हमारा 1-आध घंटा इसी बात को सोचने में निकल जाता है कि यार पहने क्या। क्यों? बहुत सारी वेराइटीज है। अब बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट था टेलर का। टेलर ने भी ये कहा कि भाई सिंप्लीफाई करो चीजों को, और मेरा मानना भी यही है, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट, है ना। तो उन्होंने ये बोला कि सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक ये कहती है लाइक एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब एक कंपनी है, ना जाने कितनी सारी चीजें वो प्रोड्यूस कर रही है। भाई आप मोबाइल फोन्स भी प्रोड्यूस कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी हो, आप फुटवेयर भी बनाते हो, आप कॉस्मेटिक्स में भी हो, ठीक है, आपने यहाँ पर रियल एस्टेट में भी आप घुसे हुए हो, आपने इतना सब कुछ ऐड कर रखा है अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब आपको लगता है कि यार हर तरफ आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपने इतना कुछ ऐड कर रखा है। अब आपने जब एनालाइज किया तो आपको ये पता चला कि जो आपका एक सेक्शन है, कि आपका एक सेक्शन है मोबाइल फोन्स का, वहां से आपको कुछ खास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। तो ऐसे में आप क्या करो कि यार वहां से कोई खास रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा, खर्चा उतना ही हो रहा है, टाइम भी उतना ही लग रहा है, मतलब सब कुछ उतना ही आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन जितना बाकी प्रोडक्ट से आपको फायदा हो रहा है उतना उस मोबाइल वाले सेक्शन से नहीं हो रहा। तो ऐसे में सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक क्या कहती है कि आप मोबाइल फोन वाली जो वैरायटी है ना, उसे आप बंद कर दो। क्यों अननेसेसरी आपने अपना माइंड वहां पे लगाना है? आप उसके चक्कर में बाकियों पे टाइम डिवोट नहीं कर पा रहे हो ना। क्यों? क्योंकि आपको उसको भी तो इक्वली टाइम देना है। भले ही वहां से कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, लेकिन आपको टाइम तो देना पड़ेगा। सो इसीलिए उन्होंने ये बोला, टेलर ने, कि पहले तो आप ये पहचानो कि कौन सी ऐसी अननेसेसरी वैरायटी है जो आपने ऐड कर रखी है। और अगर आपको लगता है ना कि यार ये बेकार की है, तो आप इसको एक काम करो, बंद कर दो। आपको पता है एलजी के एसी आते हैं, आपको पता है वॉशिंग मशीन भी आती है, टीवी भी आता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसे हुए हैं। एलजी के फोन भी आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एलजी को भी ये रियलाइज हुआ कि यार वो मोबाइल फोन्स के एरिया में कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। क्यों? कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज रियलाइज करी और अपने मोबाइल फोन्स बनाने उन्होंने बंद कर दिए। हमारे यहाँ पर और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, जैसे कि नोकिया है, माइक्रोसॉफ्ट है। जब ये सब चीजें रियलाइज हुई तो इन लोगों ने भी इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया, स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन का, और अननेसेसरी डाइवर्सिटी को अवॉइड किया। ठीक है, सो सिंप्लीफिकेशन अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट बचेगी, लेबर बचेगी, मटेरियल बचेगा, मशीन बचेंगे, टूल्स बचेंगे, जिससे कि आप अपने इक्विपमेंट का फुल यूटिलाइजेशन कर पाओगे। भाई वहां से सामान उठा के अपने दूसरे डिपार्टमेंट में लगा सकते हो, स्टॉक कम इस्तेमाल होगा, आपका टर्नओवर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहां टाइम लगाओगे तो उधर वाले डिपार्टमेंट्स की जो सेल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सो ये था हमारा स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन, जहां पर स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्ड्स को सेट करने के बारे में बात करता है, और यहां पर सिंप्लीफिकेशन कहता है कि जो अननेसेसरी डाइवर्सिटीज है उसको आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाली टेक्निक भी अब बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब हमारी कुछ छोटी छोटी सी कुछ हमारी और टेक्निक्स है, अब जरा उन्हें भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हमारी जो थर्ड टेक्निक है वो है मेथड स्टडी।
अब यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हम मेथड्स को स्टडी करते होंगे। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि हमने टेलर के प्रिंसिपल्स में ही पढ़ लिया था कि टेलर का ऐसा मानना था कि किसी भी काम को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बट हमारा मोटिव होना चाहिए टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड टू परफॉर्म अ जॉब, यानी कि उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो एक बेस्ट मेथड जो है हमें उसे ढूंढना है। और हम टेलर के पहले प्रिंसिपल में ही ये पढ़ के आ चुके हैं कि टेलर का ऐसा मानना था कि किसी भी काम को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बट अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हमें एक बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करना होगा। हम यहाँ पर काम कर रहे हैं अलग अलग मेथड से, यार कभी हम कोई सा मेथड लगा देते हैं, कभी हम कोई सा मेथड लगाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको अलग अलग मेथड में से सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि वो एक कौन सा मेथड है जो आपके टाइम, मनी और एफर्ट्स को सेव करके देगा। तो मेथड स्टडी में टेलर ने इसी बात के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया दैट द मेथड स्टडी इज यूज्ड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, यानी कि किसी भी जॉब को करने के लिए वो बेस्ट मेथड कौन सा है हमें उसको स्टडी करना है। एंड टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देयर आर सेवरल पैरामीटर्स, और यहाँ पर उस बेस्ट वे को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स है, यानी कि बहुत सारी चीजों को कंसिडर करके हम उस एक बेस्ट मेथड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि आपने यहाँ पर रॉ मटेरियल को प्रोक्योर किया, रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करके आप उसे अपनी फैक्ट्री में लेकर आए, फैक्ट्री में लेकर आने के बाद आपने अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद आपने उस फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में डिलीवर किया। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में भी आपने अलग अलग स्टेजेस में आपने मेथड अप्लाई किए होंगे कि भाई जब आप रॉ मटेरियल खरीदने के लिए गए तब भी आपने कुछ क्राइटेरिया आपके माइंड में होगा, जब आपने फैक्ट्री में अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया तो प्रोडक्शन के टाइम पे आपके माइंड में कुछ क्राइटेरिया होगा, कोई एक मेथड होगा जो आपने यहाँ पर अप्लाई किया होगा। इसी तरीके से जब आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हो मार्केट के अंदर, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के सिलेक्शन में भी कहीं ना कहीं आपने मेथड स्टडी का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। सो हर जगह पर हम लोग मेथड स्टडी को यूज कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल से है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली हम बेस्ट मेथड क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमें एफिशिएंसी चाहिए, और एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना। और टू मैक्सिमाइज द क्वालिटी, हम यहाँ पर अपने क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। और जब इस तरीके से कॉस्ट रिड्यूस होगी, क्वालिटी मैक्सिमाइज होगी, तो ऑब्वियसली हमारे कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो भी हमारा मैक्सिमाइज होगा। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव को अपने माइंड में रखकर हम एक बेस्ट मेथड को यहाँ पर चूज करने की कोशिश करते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। टेलर ने मेथड स्टडी के थ्रू असेंबली लाइन को आइडेंटिफाई किया था। अब असेंबली लाइन प्रोडक्शन में क्या होता है, सपोज करो कि आपको एक कार डिजाइन करनी है, तो कार डिजाइन करने के लिए आप यहाँ पे कुछ फंक्शंस परफॉर्म करोगे, जैसे कि आप सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन डिसाइड करोगे, आप मेन के लिए यानी कि आप यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए एक प्लेस फिक्स करोगे, आपको मशीन्स को एक प्लेस देना होगा, आपको रॉ मटेरियल को एक प्लेस देना होगा। तो इन सभी के लिए भी आप मेथड स्टडी का इस्तेमाल करोगे। ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। आप यहाँ पे असेंबली लाइन प्रोडक्शन में जो काम भी कर रहे हो फॉर डिजाइनिंग दिस कार, ये सभी चीजें मेथड स्टडी का ही पार्ट है, ठीक है। सो मेथड स्टडी बहुत ही सिंपल है, जिसका मैं कहूंगी द क्रक्स इज द ओनली वन थिंग कि टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, कि आपको क्या करना है, सिर्फ एक बेस्ट मेथड को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो चलिए बढ़ते हैं अपनी अब दूसरी स्टडी की तरफ। अब हमारी नेक्स्ट स्टडी है मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी में भाई हम क्या स्टडी करेंगे? ऑब्वियसली मोशंस। अब मोशंस मींस मैम, मोशंस का यहाँ पर मतलब है मूवमेंट्स, यानी कि जब हम कोई जॉब परफॉर्म करते हैं तो उस जॉब को करते हुए हम बहुत सारे मूवमेंट्स को शो करते हैं। करो कि आप लोग क्लासरूम में बैठे हो और आपका मन नहीं लग रहा क्लास में, तो आप बाहर घूमने का बहाना निकालने के लिए मैम से पूछ कर जाते हो कि क्या मैम हम पानी पिया है। अब पानी पीने जहां पर आपको जाना है वो जगह बहुत सीधे सीधे रास्ता है उसका, और 1 मिनट में आप वहां पर पहुंच जाते हो। लेकिन नहीं, आपको तो पूरा ट्रैवल करके पूरे स्कूल को घूमते हुए वहां तक पहुंचना है, और 1 मिनट के काम में आपको लगाने हैं 6 से 7 मिनट। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप ऐसे मूवमेंट्स को शो कर रहे हो जो अननेसेसरी टाइम को वेस्ट कर रहा है ना। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी तो होता है, हमारे वर्कर्स तुम बच्चों से कम थोड़ी है। सो देखिए मोशन स्टडी हमें क्या बताती है। सो इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशन एक्सेट्रा विच आर अंडरटेकन व्हाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब। यानी कि किसी भी जॉब को करते हुए इस तरीके के कुछ मूवमेंट्स को शो करते हैं। सो अननेसेसरी मूवमेंट्स आर टू बी एलिमिनेटेड। तो यहाँ पर मोशन स्टडी के थ्रू हमारे जो टेलर है वो ये कहना
कहना चाहते थे कि ये जो अननेसेसरी मूवमेंट शो किए जा रहे हैं इसे हमें एलिमिनेट करना होगा सो दैट इट टेक लेस टाइम टू कंप्लीट अ जॉब, ताकि कम समय में ही हमारा जो काम है वो एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाए। सो इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट बाय एग्जामिनेशन। और अगर हम एग्जामिनेशन करें, अगर हम चेक करें, तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कुछ मोशंस को। तो मोशंस किस किस तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि कुछ मोशंस हैं जो प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव मींस जो जरूरी है। तो कोई एक वर्कर है, वो प्रोडक्शन कर रहा है किसी यूनिट का, तो उसके कुछ मूवमेंट्स ऐसे होंगे जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसे उन मूवमेंट्स को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। सो उन मूवमेंट्स को हम प्रोडक्टिव मूवमेंट्स का नाम दे देंगे। एंड मोशंस व्हिच आर इंसिडेंटल, इंसिडेंटल मींस जैसे कि स्टोर रूम से जाकर कोई टूल किट में से कोई टूल लेकर आना, तो ऐसा हम डेली नहीं करते, ऐसा हम कभी कभी कर सकते हैं। एंड द मोशंस व्हिच आर अनप्रोडक्टिव, लेकिन इसमें से कुछ मूवमेंट्स ऐसे भी होंगे जो अनप्रोडक्टिव होंगे, यानी कि जो हम मूवमेंट शो तो कर रहे हैं लेकिन वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, यानी कि वो अननेसेसरी मूवमेंट्स है जो हमारा वर्कर परफॉर्म कर रहा है। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक वर्कर काम कर रहा था, उसे एक दिन एक टूल की जरूरत होती है, ठीक है, कोई एक ऐसे की होती है ना, उसे एक की जरूरत थी। तो वो क्या करता था कि वो जाता था स्टोर रूम में, वहां पे उसने टूल बॉक्स के अंदर से की निकाली और उसे लेकर आया और अपना काम किया। उसके बाद जैसे उसका काम हो गया एक बार, वो उसको टूल बॉक्स में दोबारा रखकर आ गया। फिर उसको दोबारा जरूरत पड़ी तो वो फिर वहां पर गया, फिर से उस की को लेकर आया, फिर इस्तेमाल किया, फिर रखने गया, फिर दोबारा इस्तेमाल किया, फिर दोबारा जरूरत पड़ी, फिर गया, फिर निकाल के लेकर आया, इस्तेमाल किया, फिर रखने गया। ऐसे उसे दिन में उस पर्टिकुलर की यानी कि उस पर्टिकुलर टूल की जरूरत उसको 6 से 7 बार पड़ी। तो 6 से 7 बार वो स्टोर रूम में गया, टूल बॉक्स को खोला, उसमें से वो टूल निकाला, लेकर आया, इस्तेमाल किया, फिर रखने गया। तो क्या उसने कुछ अननेसेसरी मूवमेंट्स यहाँ पर शो नहीं करे? अब उसे जब पता था कि उसे बार बार उस टूल की जरूरत पड़ रही है, तो उसे उस टूल को एक बार लेकर आना था। जैसे ही उसका काम खत्म हो जाता है, यानी कि जब उसकी शिफ्ट खत्म होगी, वो घर जाने लगेगा, उसके बाद उसे जाकर उस टूल को वापस रखकर आना था। अगर वो ये काम करता तो उसके मूवमेंट्स कम होते, जिससे कि कम टाइम में उसका काम पूरा हो जाता। बट उसने क्या किया, अपना टाइम वेस्ट किया। मन नहीं कर रहा होगा उसका कुछ काम करने का, उसका घूमने का मन कर रहा था, इसलिए उसने ये काम कर दिया। तो यहाँ पर इसी तरीके के मोशंस को, इसी तरीके के मूवमेंट्स को एलिमिनेट करने के बारे में बात करते हैं टेलर। तो यहाँ पर इसको स्टडी करने के लिए जो टूल्स हैं वो कौन से इस्तेमाल किए गए? भाई हम स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया, हमने अलग अलग सिंबल्स, अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया, ताकि हम डिफरेंट मोशंस को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, सो मोशन स्टडी में हमने क्या पढ़ा कि जितने भी अलग अलग मूवमेंट्स एक हमारा वर्कर परफॉर्म करता है काम करते हुए, तो उनमें से कौन से अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करना है, ताकि कम समय में हमारा काम पूरा हो सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी 5th स्टडी की तरफ। अब हमारी 5th स्टडी है टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी को देखकर, जैसे कि आपने अभी मेथड स्टडी पढ़ा, तो आपने कहा जी मेथड स्टडी अलग अलग मेथड के बारे में बात करता है, मोशन स्टडी अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में बात करता है, तो यहाँ पर टाइम स्टडी भी टाइम के बारे में बात करता होगा। बिल्कुल सही है कि टाइम स्टडी हमें ये बताती है कि किसी भी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। बट टाइम स्टडी के अंदर इस स्टैंडर्ड टाइम को फाइंड आउट करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टाइम स्टडी हमें क्या बताने वाली है। सो इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। यानी कि टाइम स्टडी से हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम क्या हो सकता है। अब इस टाइम स्टडी को परफॉर्म करने के लिए जो भी हम मेथड इस्तेमाल करेंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द टास्क, यानी कि आपके पास कितना काम है और कब कब आपको उस काम को परफॉर्म करना है। द साइकिल टाइम ऑफ द ऑपरेशन एंड द टाइम मेजरमेंट कॉस्ट एक्सेट्रा। यानी कि जब आप यहाँ पे मेथड डिजाइन, यानी कि जब आप यहाँ पे मेथड को चूज करोगे कि आप जब टाइम स्टडी कर रहे होगे, तो यहाँ पर उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको आपको कंसिडर करना होगा। उसके बाद आप अपना टाइम जो है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो द ऑब्जेक्टिव क्या है अब टाइम स्टडी के, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड। यानी कि ये जो हम टाइम डिसाइड कर रहे हैं ना, ये जो हम यहाँ पे टाइम को देख रहे हैं कि एक काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है, वो हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक टारगेट है तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमें कितने वर्कर्स की जरूरत होगी। ठीक है,
और उसी के बेसिस पर हम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स को डेवलप कर पाएंगे और हम ये भी जान पाएंगे कि हमारी लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है। तो ये 3 मेन हमारे ऑब्जेक्टिव हैं टाइम स्टडी को करने के लिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि एक फैक्ट्री के अंदर लंच बॉक्सेस बनते हैं, ठीक है। अब एक लंच बॉक्स बनने में 20 मिनट का समय लगता है, तो 1 घंटे में कितने लंच बॉक्स बन जाएंगे? सीधी सी बात है भाई कि अगर 20 मिनट में अगर एक लंच बॉक्स बनता है तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो यानी कि 20 मिनट के हिसाब से अगर मैं लगाऊं तो 3 लंच बॉक्स 1 घंटे में जाकर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी कितनी है हमारी? 3 लंच बॉक्स की है। अब मेरे पास एक वर्कर है जो कि 8 घंटे की शिफ्ट पर काम करता है। अब 8 घंटे में से अगर मैं उसका 1 आवर रेस्ट के लिए निकाल दूं कि भाई लंच वंच करने जाएगा ये सब चीजों के लिए, तो इसका मतलब वो 7 घंटे काम करता है। अब अगर मैं अपने वर्कर से एक दिन में 7 घंटे काम कराऊंगी और 1 घंटे में 3 लंच बॉक्स बनते हैं, तो टोटल कितने लंच बॉक्स एक वर्कर बनाकर रेडी कर देगा? 21 लंच बॉक्स एक दिन में रेडी हो जाएंगे एक वर्कर से। तो अब अगर आपके पास 10 वर्कर हैं, 12 वर्कर हैं, 100 वर्कर हैं, तो आप बहुत इजीली एस्टिमेट कर सकते हो कि आपकी कितनी प्रोडक्टिविटी आएगी। उसके साथ साथ अब मुझे ये भी जानना है कि मेरी लेबर कॉस्ट कितनी आएगी। मैंने कहा कि एक लेबर 100 रुपए लेती है 1 घंटे के, तो भाई अगर मैं उससे 7 घंटे काम करा रही हूँ क्योंकि मुझे 21 लंच बॉक्स बनवाने थे, तो भाई 7 घंटे के 100 रुपए के हिसाब से कितने पैसे वो मुझसे चार्ज करेगा? 700 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने यहाँ पर लेबर कॉस्ट भी डिटरमाइन कर सकते हो और आप अपनी प्रोडक्टिविटी भी डिसाइड कर सकते हो और उसके बेसिस पर आपको कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो हुई आपकी टाइम स्टडी। उसके बाद हमारी आती है फैटीग स्टडी। फैटीग का मतलब होता है यहाँ पर थका हुआ, मतलब फैटीग का मतलब होता है थकान बेसिकली, कि यहाँ पर हम लोगों की थकान को देख रहे हैं कि कितने देर में हमारा जो एक वर्कर है वो थक जाता है। भाई इंसान ही है ना, हम तो मशीन है नहीं। भाई एक टाइम के बाद अगर आप मशीन से भी लगातार काम कराओगे ना तो वो भी गर्म होने लग जाती है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम लोग जो है अगर हमसे भी लगातार काम कराया जाएगा तो हम भी थके थके से महसूस करते हैं। अब जैसे कि आपके स्कूल में आप 8 पीरियड्स के लिए पढ़ने जाते हो, अब 4 पीरियड के बाद आपको एक रिसेस मिलता है, एक इंटरवल मिलता है। क्यों? ताकि आप लंच करने के बाद अपने उस स्टैमिना को, अपनी उस एनर्जी को रीगेन कर सको और जो बचे हुए 4 पीरियड्स हैं उसमें फुल एनर्जी के साथ आप फिर से पढ़ सको। बट यहाँ तो उल्टा ही हो जाता है, ये खाना वाना खाने के बाद तो और आलस आ जाता है आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि फैटीग स्टडी क्या बताती है? इट सीक्स टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी एंड द अमाउंट ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क। फैटीग स्टडी बताती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार हमें रेस्ट इंटरवल देना चाहिए एंड द अमाउंट ऑफ रेस्ट इंटरवल कितना देना चाहिए, यानी कि 1 घंटे का, 20 मिनट का, 30 मिनट का, यानी कि कितने अमाउंट ऑफ रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंसी पे होने चाहिए, यानी कि हर 3 घंटे बाद, हर 4 घंटे बाद। तो इस तरीके से ये हम डिसाइड करते हैं फैटीग स्टडी में, ठीक। अब यहाँ पर फैटीग यानी कि थकान, क्या थकान का सिर्फ एक कारण यही होता है कि जब हम बहुत लंबे समय से काम कर रहे हो? नहीं, थकान के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो लॉन्ग वर्किंग आवर तो है ही इसका एक मेजर कॉज, बट डूइंग अनसुटेबल वर्क। अब अगर आपसे कहा जाए कि बच्चे आपको रात को 2 घंटे पढ़ना है, अब पढ़ाई किसको करनी अच्छी लगती है ना। तो जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो 10 मिनट में ही आपकी आंखें दुखने लग जाएंगी। अगर मैं आपको कहूँ कि भैया वीडियो देख लेना, आधे आधे घंटे की वीडियो है, अपना देखो और अपना चैप्टर को प्रिपेयर कर लो, तो 10 मिनट के अंदर ही आप थके हुए, आप बोर से महसूस करने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो काम करना आपको पसंद नहीं है। वहीं पे अगर तुम्हें कहा जाए कि इंस्टाग्राम पे रील्स को स्क्रॉल करो, तो उससे तो तुम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो पता भी नहीं चलेगा कि कितना टाइम हो चुका है। क्यों? क्योंकि वहां आप अपने पसंद का काम कर रहे हो। तो अगर आप कभी ऐसा काम करते हो जिसको आप करना पसंद नहीं करते, अनसुटेबल वर्क है, तो उसमें भी आप थके थके महसूस करते हो। हैविंग द अनकॉर्डियल रिलेशनशिप विद द बॉस, यानी कि जिस जगह पर आप काम करते हो अगर वहां के बॉस के साथ आपकी बनती नहीं है, उसकी शक्ल देख के तुम्हारा मूड सा ऑफ हो जाता है, तो वहां पर भी तुम हमेशा ना लेजी से रहते हो, तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो उतना निकल कर बाहर नहीं आता, तुम अपने फुल कैपेसिटी के साथ काम नहीं करोगे। उसके बाद बैड वर्किंग कंडीशन। अब जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है, अब ऐसे में अगर हमें ऐसी जगह पर बिठाकर काम कराया जाए
जहां पर ना तो लाइटनिंग अच्छी है और वेंटिलेशन फैसिलिटीज नहीं है, एयर फैसिलिटी नहीं है, मतलब हवा वगैरह कुछ नहीं हमें मिल पा रही है अच्छे से। तो ऐसे में क्या होगा, गर्मी की वजह से हम अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पाएंगे। काम तो हम कर रहे होंगे लेकिन वो जो फुल पोटेंशियल होगा वो हमारा निकल कर बाहर नहीं आएगा। वहीं पे अगर हम एसी में बैठ के काम करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से हमारा काम होगा। तो ये कुछ हमारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम थका थका महसूस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले आप देखो कि कितने घंटे आपके यहाँ पे काम होते हैं। सपोज आप एक फैक्ट्री के अंदर शिफ्ट्स लगाते हो, आपकी एक शिफ्ट अगर 7 घंटे की है या 8 घंटे की है, तो उन 8 घंटे की शिफ्ट में आपको अपने वर्कर्स को कब इंटरवल देना है और कितने टाइम का इंटरवल देना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। तभी आप अपने वर्कर्स से उनकी फुल कैपेसिटी से काम करा पाओगे, क्योंकि जब तक वो अपना स्टैमिना रीगेन नहीं करेंगे तब तक वो फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको टाइम स्टडी और फैटिग स्टडी अब समझ आ चुकी होगी। बस एक आखिरी टेक्निक बची है हमारी, जिसको हम फटाफट से अब कंप्लीट कर लेते हैं। सो अब हमारी 7th टेक्निक है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब हम पहले इसके टाइटल को समझ लेते हैं। सो डिफरेंशियल मींस डिफरेंट, पीस मतलब प्रोडक्ट, वेज मतलब द रेम्यूनरेशन यानी कि जो पैसा आपको दिया जा रहा है, सिस्टम मतलब एक तरीका। यानी कि यहाँ पर टेलर ने इवॉल्व किया एक ऐसा सिस्टम जहां पर लोगों को अलग अलग वेजेस दी जा रही थी, यानी कि जितना काम करोगे उतना ही यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर टेलर पहचानना चाहते थे उन वर्कर्स को जो काम तो कम करते थे लेकिन सैलरी पूरी लेते थे, जबकि एक ऐसा मेहनती वर्कर, तो इससे नुकसान होता था उन मेहनती वर्कर्स का जो पूरा काम करते थे लेकिन सैलरी उनको उन्हीं लोगों के बराबर मिल रही थी जो कम काम कर रहे थे। तो इसीलिए टेलर ने कहा कि ऐसा करते हैं, जो जितना काम करेगा हम उसको उतना ही पैसा यहाँ पर देंगे। तो देखिए इस टेक्निक के अंदर क्या हुआ। इट इज अ टेक्निक व्हिच डिफरेंशिएट्स बिटवीन द एफिशिएंट एंड लेस एफिशिएंट वर्कर्स। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि कौन से हमारे ऐसे वर्कर्स हैं जो हार्ड वर्किंग है, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कौन से ऐसे वर्कर्स हैं जो अच्छे हैं बट थोड़ा कम काम करते हैं। सो इट रिवॉर्ड्स द एफिशिएंट वर्कर्स। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि जो अच्छा काम करेगा, जो हमारे एफिशिएंट वर्कर होंगे, उनको हम रिवॉर्ड देंगे और मोटिवेट करेंगे उन लेस एफिशिएंट वर्कर्स को, ताकि वो भी कल को अपनी जो एफिशिएंसी है उनको इंप्रूव कर सके। तो यहाँ पे लेस एफिशिएंट वर्कर्स को कोई सजा नहीं दी जा रही थी, यहाँ उनको मोटिवेट ही किया जा रहा था कि आप भी अच्छे से परफॉर्म करो ताकि आप भी इस मेथड का जो बेनिफिट है आप उसे ले सको, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि हमने एक स्टैंडर्ड आउटपुट सेट किया ऑर्गेनाइजेशन में 100 यूनिट्स बनाने का, कि एक वर्कर एक वीक के अंदर 100 यूनिट्स बनाएगा, ये हमारा स्टैंडर्ड है। हमने 2 तरीके के वेज रेट रखे यहाँ पर। अब यहाँ पे पढ़ा ना डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, यानी कि यहाँ पे अलग अलग वेजेस रखी जा रही थी। तो हमने पहला वेज रेट रखा 4 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। जो लोग 100 यूनिट्स के बराबर या उससे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, हम उन्हें 4 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से रेम्यूनरेशन देंगे। और वेज रेट सेकंड था कि जो लोग 100 यूनिट्स का टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो लोग 100 यूनिट से कम प्रोड्यूस करेंगे, उन्हें 3 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से पैसा मिलेगा। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सपोज करो ये 2 एम्प्लॉय थे, एक्स और वाई। एक्स ने अपना टारगेट अचीव किया, स्टैंडर्ड आउटपुट का टारगेट अचीव किया, पर उसने 101 यूनिट बना डाली, यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट से 1 यूनिट एक्स्ट्रा उसने बनाई। वहीं पर जो वाई था हमारा वर्कर, वो स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पाया, उसने 99 यूनिट्स बनाई। देखा जाए तो बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, सिर्फ उसने 1 यूनिट ज्यादा बनाई है तो इसने 1 यूनिट कम बनाई है। तो ऐसे में हम उनकी वेजेस को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने देखा कि 101 यूनिट के हिसाब से अगर हम देखें तो 4 रुपीज का इसको रेम्यूनरेशन मिलेगा पर यूनिट के हिसाब से, तो इसकी वेजेस बनेंगी 404 रुपीज। वहीं पर अगर हम वाई के लिए कैलकुलेट करें तो इसने क्योंकि 1 यूनिट कम बनाई तो इसको 3 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा। तो 99 इंटू 3 यानी कि इसको मिलेंगे 297। अब आप देख लो कितना बड़ा डिफरेंस है। एक ने 1 यूनिट ज्यादा बनाई तो उसको 404 रुपीज मिल रहे हैं, एक ने 1 यूनिट कम बनाई तो उसको 297 मिल रहे हैं, यानी कि डिफरेंस कितना है, पूरे 107 रुपीज का। 1 यूनिट की वजह से 107 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि
एक यूनिट यहाँ और एक यूनिट यहाँ, तो 2 यूनिट में कह सकती हूँ। तो इसकी वजह से ही 107 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट टाइम भाई को मोटिवेट करेगा कि भाई कुछ भी करो लेकिन टारगेट को अचीव करना है, यानी कि हमें और मेहनत करनी है। नेक्स्ट टाइम 99 तक पहुंच चुके हैं तो अगली बार हम 100 तक भी पहुंच ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंसेस इन वेज रेट है ये हमारे वर्कर्स को मोटिवेट करेगा टू परफॉर्म बेटर। बट मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं कि ये डिससेटिस्फैक्शन को भी अराइज करेगा, क्योंकि देखो डिफरेंस जो है यूनिट्स का वो बहुत ज्यादा नहीं है। कई बार ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में भी जो वर्कर्स हैं वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो वही है, पॉजिटिव भी चीजें हैं और नेगेटिव चीजें भी हैं। बट टेलर का इस टेक्निक को डिवाइस करने के पीछे जो मोटिव था वो ये था कि लोगों को मोटिवेट करना कि वो अपने स्टैंडर्ड आउटपुट को अचीव करें। ठीक है, सो ये थी हमारी 7 टेक्निक्स ऑफ टेलर जो उन्होंने हमको दी, जिसके अंदर अलग अलग उनके ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, अब हमें बिल्कुल एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है। वो क्या, हमने फ्योल के बारे में भी यहाँ पर सब कुछ पढ़ लिया कि फ्योल ने हमें क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए। हमने टेलर के बारे में भी पढ़ लिया कि टेलर ने हमें क्या प्रिंसिपल्स और क्या टेक्निक्स दी। अब हमें देखना है कि इन दोनों के पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस था। दोनों ने जब प्रिंसिपल को डेवलप किया तो दोनों का माइंडसेट क्या था। बस एक डिफरेंस के थ्रू हम लोग उस चीज को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करते हैं। सो हमारा लास्ट टॉपिक है हेनरी फ्योल वर्सेस एफ.डब्ल्यू. टेलर। कहते हैं कि इन दोनों का जो माइंडसेट था वो क्या था। सो सबसे पहले पर्सपेक्टिव, ये क्या सोच के साथ इन्होंने अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को डेवलप किया। तो हेनरी फ्योल ने जितने भी प्रिंसिपल्स अपने यहाँ पर बनाए वो कहीं ना कहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ ही अपना जो ध्यान है वो लगाते थे। लेकिन टेलर की अगर आपने टेक्निक्स को ऑब्जर्व किया हो, प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्व किया हो, तो वो शॉप फ्लोर लेवल के लिए ही डिजाइन की गई थी। यूनिटी ऑफ कमांड, हमने देखा कि हेनरी फ्योल स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे यूनिटी ऑफ कमांड को, थे कि एक सुपीरियर का एक ही बॉस होना चाहिए। वहीं पे एफ.डब्ल्यू. टेलर बिल्कुल भी यूनिटी ऑफ कमांड को सपोर्ट करने, वहीं पे एफ.डब्ल्यू. टेलर का ऐसा मानना था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करें, उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। और ये हमने उनके फंक्शनल फॉरमैनशिप की टेक्निक में देख लिया है। एप्लीकेबिलिटी, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स आप यूनिवर्सली कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, जबकि टेलर के प्रिंसिपल्स सिर्फ स्पेशलाइज्ड सिचुएशंस में ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर्मेशन, इन्होंने जो प्रिंसिपल्स बनाए इन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है उन सभी प्रिंसिपल्स को, तब जाके वो इवॉल्व हुए हैं। जबकि टेलर ने ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंटेशंस किए, उसके बाद उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को बनाया। फोकस, इनका फोकस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे था। मैंने कहा ना कि ये लोग कि जो मैंने बताया ना आपको कि हेनरी फ्योल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने काम भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ही किया था। आपको याद हो तो ये कंपनी के सीईओ भी रह चुके हैं, तो इसीलिए इनका जो मेन मकसद था वो था ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करना, यानी कि ये नींव को डेवलप करना चाहते थे। और वहीं पे जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे थे। तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आपने देखा होगा सभी टेक्निक्स के अंदर जो फोकस था वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर ही था। पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो ये एक प्रैक्टिशनर थे, क्योंकि देखो पर्सनली हर एक चीज को एक्सपीरियंस करते थे ये। जबकि हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, एक तरीके से ये हमारे साइंटिस्ट थे। एक्सप्रेशन, इन्होंने दिया है हमें जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो 14 प्रिंसिपल है ये हमारी थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में समझाया। तो ये था इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 2 होता है आज खत्म। और आई होप कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और साइड बाय साइड आप खुद से भी केस स्टडीज, रीजन असर्शन और एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होगे। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा आपके लिए केस स्टडी, रीजन असर्शन, एमसीक्यूज की सीरीज लेकर आऊंगी, यानी कि वहां पर हम लोग केस स्टडी वगैरह सब कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आप लोग अब इस चैप्टर को पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं और जो भी केस स्टडीज आपकी बुक में दे रखी है आप उसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।